हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर जीवेश यादव। तो रसशास्त्रम भैषज कल्पना पेपर 2 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक 23 की जो सीरीज़ है वो भी मैं लेके आ गया हूँ, ठीक है, अकॉर्डिंग टू NCI सिलेबस, जिसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट 23 जो टॉपिक हैं आपके यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम के लिए जो महत्वपूर्ण हैं वो अपन यहाँ पे देखेंगे, वही कवर करेंगे। स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे जो टॉपिक है वो तो पहला जो टॉपिक है वो रहा आपका ताम्रभस्म, ठीक है। तो ताम्रभस्म के विषय में क्या क्या चीज़ें बोली गई हैं वो आपको ध्यान में रखना है, कैसा होना चाहिए, ठीक है। तो इसका श्लोक जो है आयुर्वेद प्रकाश और रस रत्न समुच्चय 2 के अनुसार श्लोक दिया गया है। तो श्लोक अगर लर्न कर सको तो अच्छी बात है, नहीं याद कर सको तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हिंदी याद रखना। अब यहाँ पे ग्राह्य ताम्रभस्म मतलब क्या होता है? ग्राह्य मतलब ग्रहण करना, ठीक है, मतलब ऐसा ताम्रभस्म जिसको हम लोग ग्रहण कर सकते हैं मेडिसिन बना करके। उसकी क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए, ऐसा तो नहीं है ना कि कोई भी ताम्र को अपन ले लेंगे, ठीक है, वो गलत हो जाएगा, क्योंकि आपको भी पता है उसके क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अपने को कौन से ताम्र भस्म को अपने को सेवन करने के लिए यूज़ करना है, उसके लिए उसका जो है यहाँ पे क्वालिटीज़ बताया गया। मेडिसिन बनाने के लिए यूज़ करना है उसे ग्राह्य ताम्र भस्म कहेंगे। तो कैसा होना चाहिए? सुस्निग्ध मृदुलम सोणम घना घना आघात क्षमा गुरु निर्विकार निर्विकारे गुणे श्रेष्ठा ताम्र नेपाल मुचेत। अर्थात जो स्निग्ध हो, मुलायम हो यानी सॉफ्ट हो, लाल वर्ण का हो, हथौड़े के आघात से न टूटे अथवा विदीर्ण होने वाला, भारी और क्या है धोने पर काला ना हो, ठीक है। तो धोने पर काला ना पड़े, वह जो ताम्र होते हैं नेपाल ताम्र होते हैं और यह जो है गुणों में श्रेष्ठ होते हैं, यही ताम्र जो है उसको ग्रहण करना चाहिए। तो ये चीज़ याद रखना, ये ताम्रभस्मी की क्वालिटीज़ हैं कि जो स्निग्ध हो, मुलायम हो, लाल वर्ण का हो, हथौड़े के आघात से न टूटे अथवा विदीर्ण होने वाला, भारी और धोने पर काला न पड़ने वाला हो, वह ताम्र नेपाल ताम्र होते हैं और यह गुणों में श्रेष्ठ होते हैं। यही ताम्र जो होता है वो क्या होता है? आपका ग्राह्य होता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं। फिर अब ताम्र के शोधन के विषय में बात करते हैं, ठीक है। तो शोधन दो प्रकार से होता है, एक होता है सामान्य शोधन, एक होता है विशेष शोधन, ठीक है। तो इसका भी अपन हिंदी ही याद रखेंगे। तो सामान्य शोधन क्या है, किस प्रकार से किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका आयुर्वेद प्रकाश के अनुसार बताया गया है कि तैल तक्र आदि शुद्धस्य तद दोषा विनिवृते सुलभस्य शोधनम प्रज्ञे विशेषत्व समुदाहतम। अर्थात यहाँ पे बोला गया है कि ताम्र को प्रतप्त करना है, पहले तो अच्छे से गर्म करना है, ठीक है। गर्म करने के बाद में तैल हो गया, तक्र हो गया, गोमूत्र हो गया, आरनाल हो गया एवं कुलत्थक्वात हो गया, इनके साथ में 7-7 बार बुझाना है, ठीक है। तो ताम्र को हमने पहले अच्छे से प्रतप्त किया, गर्म किया, फिर तैल, तक्र, गोमूत्र, आरनाल व कुलत्थक्वात में 7-7 बार बुझा लेना है। फिर क्या है, ताम्र को सामान्य शुद्धि हो जाती है। इस प्रकार करने से क्या है, ताम्र की सामान्य शुद्धि हो जाती है। इससे क्या है, ताम्र के जो दोष है उसकी निवृत्ति हो जाती है। तो इस प्रकार से आपके ताम्र के दोषों की निवृत्ति होती है। तो क्या किया हमने, ताम्र को सबसे पहले गर्म किया, प्रतप्त किया, फिर उसके बाद में तैल, तक्र, गोमूत्र, आरनाल, कुलत्थक्वात इसके साथ में 7-7 बार बुझा लेना है। तो ताम्र की सामान्य शुद्धि हो जाती है, इससे ताम्र के दोषों की निवृत्ति हो जाती है। तो ये यहाँ पे बताया गया है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। फिर बताया गया विशेष शोधन। अब विशेष शोधन कैसे करेंगे ताम्र का? तो विशेष शोधन में बताया गया है स्नुही अर्क क्षीरे, ठीक है। तो स्नुही और अर्क क्षीर, ठीक है। तो सैंधव लेना है, ठीक है। तो सैंधव, यहाँ पे सैंधवस्त ताम्र पत्राणी लेपित, ठीक है। अर्थात बोला गया है कि सैंधव को स्नुही क्षीर और अर्क क्षीर के साथ में ले करके, मिला करके, लेप बना करके ताम्र पत्र पर लगा देना है। तो स्नुही को, अपन सैंधव को क्या किए, स्नुही क्षीर और अर्क क्षीर के साथ में ले करके क्या किए, ताम्र के पत्र के ऊपर लेप लगा देते हैं और जब सुखा दिया जाता है तो इसके बाद में ताम्र को गर्म करके निर्गुंडी स्वरस में बुझा लेते हैं। तो जब वो सूख जाएगा तो गर्म करके निर्गुंडी स्वरस में इसे बुझा लेंगे। तो इस प्रकार से 3 बार करने से आपका ताम्र का क्या है, विशेष शोधन हो जाता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। फिर ताम्र के मारण के विषय में बात करते हैं। तो ताम्र का मारण कैसे किया जाता है? तो ताम्र का जो मारण है उसके विषय में बताया गया है जम्बारी रस, ठीक है। तो जम्बारी का जो रस होता है उसके साथ में आपको क्या बोला गया है, जम्बारी रस संपष्टम रसगंध लेपितम सुल्वपत्र सरावस्थ त्रिपुटैरेति पंचता।
अर्थात बोला गया है कि अपने को शुद्ध पारद लेना है, ठीक है, और शुद्ध गंधक लेना है। अब ये दोनों को मिला करके क्या बनता है, कज्जली का फॉर्मेशन होता है, तो कज्जली बना लिया। अब कज्जली में जंबारी नींबू स्वरस है, इससे घोट लेते हैं, ठीक है। तो शुद्ध पारद लिए, शुद्ध गंधक लिए, ठीक है। उसमें क्या, उन दोनों को मिला करके कज्जली बना। कज्जली को जंबारी नींबू स्वरस से घोट करके लेप बना लेते हैं, ठीक है। फिर पतले शुद्ध ताम्र का पात्र है, इसके ऊपर इसका लेप को जो है सुखा लेते हैं। इसके पश्चात इन पात्रों को सराव संपुट में बंद करके गजपूट की अग्नि में रख देते हैं, ठीक है। तो इन पात्रों को सराव संपुट में बंद करके गजपूट की अग्नि में रख देते हैं। इस प्रकार जो है 3 बार पूट देने से ताम्र भस्म का निर्माण होता है। तो इस प्रकार से 3 बार पूट देने से किसका निर्माण होता है, ताम्र भस्म का निर्माण होता है। तो ये यहाँ पे आपका बताया गया है, इसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। क्लियर हुआ। फिर ताम्र भस्म का अमृतीकरण के विषय में बात करते हैं, किस प्रकार से अमृतीकरण किया जाता है। तो इसको भी आपको हिंदी में ही याद रखना है कि एक भाग ताम्र भस्म में आधा भाग शुद्ध गंधक मिला करके नींबू स्वरस से घोट करके गोल बना लेंगे, ठीक है। तो ये क्या करेंगे अपन लोगों ने, एक भाग ताम्र भस्म लिया, उसमें आधा भाग शुद्ध गंधक मिला करके नींबू स्वरस से घोट करके गोला बना लेते हैं, ठीक है। इसके बाद में सुवर्ण कंद के मध्य रख करके ऊपर से कपड़ मिट्टी करके, ठीक है। तो सुवर्ण कंद के मध्य में रख रहे हैं और ऊपर से कपड़ मिट्टी कर करके उसे सुखा करके गजपूट की अग्नि में फूंक देते हैं, ठीक है। फिर उसको क्या है, स्वांग शीत होने पर सावधानी पूर्वक सुवर्ण कंद के मध्य से उसे निकाल लेंगे। इस प्रकार से ताम्र भस्म प्राप्त होता है, ये यहाँ पे बताया गया। तो इसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, कि ताम्र भस्म इस प्रकार से प्राप्त होता है। फिर ताम्र भस्म का जो वर्ण है वो कैसा होना चाहिए, कृष्णत्व तार ताम्रयो, यानी कि ताम्र भस्म कृष्ण वर्ण का होना चाहिए। फिर ताम्र भस्म की परीक्षा बताई गई है, तो जो ऑलरेडी आप पढ़ चुके हो कि वारितर परीक्षा, निश्चय धूम परीक्षा, रेखा पूर्णतम परीक्षा, ये जब परीक्षा कराते हैं तो सामान्य रूप से आपका आएगा। साथ ही साथ एक परीक्षा करेंगे जिसमें खट्टी दही में अपन ताम्र भस्म को डाल देंगे, तो दही का रंग अगर नीला आ जाता है तो ताम्र भस्म दोष युक्त है, और नीला नहीं आता है तो दोष रहित है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। फिर ताम्र के गुण बताए गए हैं, तो ताम्र के क्या गुण हैं, तो रस में तिक्त रस होते हैं, ठीक है, कसाय कटु मधुर होते हैं, विपाक में मधुर होता है और वीर्य में उष्ण होता है। यहाँ लेखन रोपण तथा सारक लघु व दीपन शोधन का काम करते हैं, ठीक है। तो रस में तिक्त होते हैं, कसाय कटु मधुर, विपाक में, वीर्य में उष्ण, यह लेखन रोपण सारक लघु व दीपन शोधन का काम करते हैं। फिर ताम्र की मात्रा के विषय में बात करते हैं, तो ताम्र की जो मात्रा है वो 1/8 पार्ट से लेकर के 1 रति बताया गया। रोगी के बल अबल के अनुसार या काल का विचार करते हुए इसका सेवन करना चाहिए। अनुपान में त्रिकटु कसाय, ठीक है, इसके अलावा घी, शहद, अदरक रस, गुड़ूची रस, इनका जो है अनुपान करना चाहिए। फिर चिकित्सकीय उपयोग के विषय में बात करते हैं, तो कौन से डिसीज में अपन दे सकते हैं, तो जैसे उदर रोग हो गया, जलोदर हो गया, स्थौल्य हो गया, शोथ हो गया, पांडु हो गया, वात रोग हो गया, कफ पित्त रोग हो गया, विष हो गया, राजश्रमा हो गया, कास हो गया, श्वास हो गया, नेत्र रोग हो गया, कुष्ठ हो गया, परिणामशूल हो गया, ज्वर हो गया, गुल्म हो गया, प्लीहा हो गया, यकृत हो गया, ठीक है, मेह क्षय रोग हो गया, अग्निमांद्य हो गया, ग्रहणी हो गया, इनमें जो है चिकित्सकीय उपयोग इसका किया जाता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। फिर इसका रिसर्च आर्टिकल अपन देखते हैं, ठीक है। तो इफेक्ट ऑफ ताम्र भस्म ऑन जो बायो, मतलब ये बोल सकते हैं पॉन्डरल एंड बायोकेमिकल जो आपका पैरामीटर्स हैं, ठीक है, उसके आधार पे इसका अपन ने यहाँ पे रिसर्च हुआ। तो उसमें देखा गया, इंट्रोडक्शन बताया गया कि ताम्र भस्म आर इट्स फॉर्म लाइक सोमनाथी ताम्र भस्म, इट्स आर इन ए वेगस साइंस centuries in Ayurveda. The present study is carried out to evaluate the effect of ताम्रभस्म and सोमनाथी ताम्रभस्म in यहाँ पे बताया गया है डिफरेंस डोज लेवल ऑन ponderal and biochemical parameters in western state ओब्लियन रेट्स, ठीक है। तो रेट के ऊपर जो है इनका जो है इफेक्ट को चेक किया गया, ठीक है, साइंटिफिक स्टडी किया गया। इसमें बताया गया है मटेरियल्स एंड मेथड्स, तो वही है ताम्र भस्म एंड सोमनाथी ताम्र भस्म जो है वे आर प्रिपेयर्ड एज पर द क्लासिकल गाइड, ठीक है। तो जो क्लासिकल गाइड है उसके अनुसार ताम्र भस्म एंड सोमनाथी ताम्र भस्म प्रिपेयर किया गया और जो चूहा है उसको दिया गया, ठीक है, 45 डेज तक कंटिन्यूसली, ठीक है। फिर उसके ब्लड को 46 डे में उसके जो ब्लड है उसको कलेक्ट करके
उसमें बायोकेमिकल स्टडी किया गया पैरामीटर्स के आधार पे। तो क्या रिजल्ट है, तो रिजल्ट बताया गया है, रिजल्ट शो सिग्निफिकेंट डिक्रीज इन ए सीरम कोलेस्ट्रॉल। तो क्या है, सिग्निफिकेंटली सीरम कोलेस्ट्रॉल डिक्रीज हुआ, हाई डेंसिटी जो लिपिड प्रोफाइल है वो कंट्रोल हुआ, कोलेस्ट्रॉल लेवल डिक्रीज हुआ, ठीक है, ट्राइग्लिसराइड लेवल, इसके अलावा टोटल प्रोटीन एंड सीरम जो आपका एल्कलाइन हो गया, फास्फेट हो गया, ठीक है। तो ये सभी में आपको कम जो है इनके जो लेवल है वो कम देखने को मिला, ठीक है। तो ये स्टडी हुआ है, तो ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना है कि क्या क्या स्टडी हुआ है, ये भी थोड़ा आपको लिखना है अभी नया जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग। फिर नेक्स्ट है आपका नाग भस्म। नाग इसका पासवर्ड भी रहेगा, ठीक है। तो नाग भस्म के विषय में अपन बात करते हैं। क्या है नाग भस्म, तो सबसे पहले वही है, ग्राह्य स्वरूप देख लेते हैं कि कौन सा वाले को अपने को मेडिसिन बनाने के लिए यूज करना है। इसमें बोला गया है द्रुत द्रावा महाभारा छेदे कृष्ण समुज्ज्वलम पूति गंधी बहिर्कृष्णा शुद्धे सीम समतो अन्यथा, यानी कि अग्नि में शीघ्र पिघलने वाला, भारवान, काटने या तोड़ने पर अंदर का भाग काला चमकदार दुर्गंध युक्त एवं बाहर से काला नाग जो होता है वो श्रेष्ठ होते हैं। तो अग्नि में शीघ्र पिघलने वाला, भारवान, काटने या तोड़ने पर अंदर का भाग काला चमकदार दुर्गंध युक्त एवं बाहर से काला जो नाग होते हैं वो क्या है, श्रेष्ठ बताया गया है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। फिर नाग का शोधन बताया गया है कि नाग को एक लौह दरवी यानी कि कलछी में रख करके कोयले की जो आग है उस पर दरवी कर, मतलब सॉरी आग पर दरवी कर निर्गुंडी सुरस में 7 बार निर्वाप करके, ठीक है। अब ये निर्वाप वगैरह आप पढ़ चुके हो ऑलरेडी किसमें, परिभाषा प्रकरण में, ठीक है। निर्वाप करने से नाग जो है वो शुद्ध हो जाते हैं। निर्गुंडी त्वक स्वरस युक्त पात्र पर वजनदार छिद्र युक्त क्या करने हैं, छिद्र युक्त जो आपका पीछनक है उस पर रखना चाहिए, यानी कि पिठर यंत्र द्वारा, तथा प्रत्येक बार निर्गुंडी सुरस से को बदलते रहना चाहिए, ठीक है। तो इस प्रकार से 7 बार करने से आपका क्या होता है, नाग का शोधन हो जाता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। फिर नाग का मारण कैसे करेंगे, भस्म निर्माण कैसे करेंगे, तो यहाँ पे बताया गया है एक लोहे की कढ़ाई में शुद्ध नाग को पिघला करके, तो लोहा का कढ़ाई लेना है उसमें शुद्ध नाग को पिघला करके उसमें आँच देते हुए समान भाग शुष्क पिपली, सूखा हुआ पिपली का जो चूर्ण है, त्वक चूर्ण है, उसको डालते हैं और क्या करेंगे, एक लोहे की कलछी से उसे रगड़ते रहें तथा नाग को भस्म कर लें, ठीक है। इसके बाद में कढ़ाई के बीच भस्म को इकट्ठा कर उसे एक मिट्टी के क्या करेंगे, सकोरे से ढक देंगे, ठीक है। तो मिट्टी के अपन जो ढक्कन है उससे ढक दिए। फिर नीचे से तीव्र आंच देते हैं, तब तक आंच देते हैं जब तक भस्म का जो वर्ण है वो क्या ना हो जाए, लाल ना हो जाए, तथा उसको स्वांग शीत होने पर यानी कि ठंडा हो जाने पर भस्म को निकाल करके जल से धो करके, ठीक है। जल से क्यों धोना है, तो उसका जो क्षारीय गुण है, ठीक है, जो आपका क्षारीय जो गुण है, बेस का जो प्रॉपर्टी है, ठीक है, वो कम हो जाए। तथा अब उस नाग भस्म के समान भाग शुद्ध मनशिला मिला करके नींबू स्वरस तथा कांजी को अच्छी तरह से मर्दन करके चक्रिका बना करके सुखा लेना है और इसे संपूर्ण में बंद करके कौन सा पुड़ देना है, कुटकुट पुड़ देना है नाग भस्म बनाने के लिए, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। जबकि ताम्र भस्म में क्या दे रहे थे, गज पुड़ दे रहे थे, तो कुटकुट पुड़ दे करके इस प्रकार से 3 बार पुड़ देने से नाग का उत्तम संलक्षण कृष्ण वर्ण का जो भस्म है वो बन जाता है। तो ये यहाँ पे नाग भस्म निर्माण विधि बताया गया। फिर नाग भस्म की जो मात्रा है वो 1/4 से लेकर के 1 रति बताया गया है। रोगी के बल काल दोष आदि का विचार करते हुए नाग भस्म का प्रयोग किया जाता है। फिर नाग भस्म का जो वर्ण है वो उसके विषय में बात करते हैं, कैसा होता है, तो यहाँ पे बताया गया सिंदूराभे भवे ध्रुवम, यानी कि कज्जल सदृश श्याव वर्ण का सिंदूराभ पित्त वर्ण का आपको देखने को मिलेगा, सिंदूर के समान। इसका अनुपान के विषय में बात करते हैं तो अनुपान बताया गया कि शहद तथा विविध रोगहर द्रव्यों के चूर्ण स्वरस अथवा क्वाथ के साथ में इसका सेवन किया जाता है। साथ ही साथ नाग भस्म का गुण कर्म बताया गया कि रसों में तिक्त होते हैं, कटु होते हैं, मधुर होते हैं, लवण तथा क्षारीय गुण, उष्ण लघु स्निग्ध, गुरुसर तथा वीर्य में उष्ण होते हैं। कर्म में लेखन बल्य प्रमेहग्न तथा शुक्रन व दीपन कर्म को करते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है। चिकित्सीय प्रयोग में अतिसार ग्रहणी गुल्म अर्श प्रमेय, इसमें इसका प्रयोग किया जाता है। तो अतिसार ग्रहणी गुल्म अर्श प्रमेय में इसका यूज करते हैं।
फिर रिसर्च आर्टिकल बताया गया है तो एफिशिएंसी एंड स्टडी ऑफ नाग भस्म एंड निशा आम्लकी चूर्ण इन मैनेजमेंट ऑफ है मधुमेह। ठीक है, तो डायबिटिक 2 के जो पेशेंट थे उसके ऊपर इसका रिसर्च आर्टिकल पब्लिश हुए हैं। इसमें क्या है, इंट्रोडक्शन में बताया गया था प्रेजेंट स्टडी एम्ड एंड एसेस द कंपैरेटिव एफिशिएंसी एंड सेफ्टी ऑफ है, क्या है आपका, षष्टिपुट नाग भस्म एंड त्रिपुट नाग भस्म विथ निशा आम्लकी चूर्ण इमर्जमेंट ऑफ ए डायबिटिक 2 मतलब वही है कि टाइप 2 जो आपका डायबिटिक है उसमें जो है ये आपका स्टडी हुआ है, जिसमें अपन ने क्या क्या है तो 130 पेशेंट का जो है टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस के ऊपर स्टडी हुआ है। इसमें 4 ग्रुप लिया गया। ग्रुप ए में जो है सिर्फ निशा आम्लकी का चूर्ण दिया गया, ठीक है, 650 mg। इसके अलावा जो ग्रुप बी है उसमें षष्टी पूट नाग भस्म और निशा आम्लकी का चूर्ण दिया गया, ठीक है, ये मात्रा दिया गया है 62.5 mg एंड निशा आम्लकी चूर्ण 125 mg। इसी प्रकार त्रिपुट नाग भस्म 62.5 mg एंड निशा आम्लकी का चूर्ण 125 mg हनी के साथ में दिया गया। तो ये ग्रुप सी हो गया। और ग्रुप डी में वही है जो देते हैं मॉडर्न वाले मेटफॉर्मिन, वो 90 दिन तक दिया गया। फिर ये दिया गया, फिर सभी में रिसर्च हुआ तो फिर ये पता चला कि जो 90 दिन के बाद में, ठीक है, मेडिसिकेशन लेने के बाद में तो फास्टिंग एंड पोस्ट पेरिडिकल ब्लड ग्लूकोज लेवल एंड क्लिनिकल सिम्टम्स इन 3 ग्रुप, यानी कि जिसमें आपका ऊपर के जिसमें हम लोगों ने आयुर्वेदिक ड्रग दिया जैसे निशा आम्लकी का चूर्ण हो गया, षष्टिपुट नाग भस्म हो गया, त्रिपुट नाग भस्म हो गया, इसमें अपन ने देखा तो जो है ग्रुप डी के कंपेयर में इसमें जो है जो ग्लूकोज लेवल था, ठीक है, सॉरी हाँ, डायबिटिक का जो लेवल था वो क्या है बहुत कम था, ठीक है, यानी कि जो आयुर्वेदिक ड्रग है इसका कम था कंपेयर देन मॉडर्न ड्रग के। तो मेटफॉर्मिन के कंपेयर में आपका आयुर्वेदिक का ज़्यादा कम था, मतलब जो लेवल है वो डिक्रीज था, ठीक है। तो ब्लड ग्लूकोज लेवल जो है इसमें ज़्यादा डिक्रीज मिला ए बी सी में, ठीक है। जैसे एग्जांपल के लिए डी में अगर रहा होगा, ठीक है, कितना 300, ठीक है, तो आपका बी सी डी में 200 के अराउंड रहा। तो इस प्रकार से आपको डिफरेंस देखने को मिला। तो इस प्रकार से ये जो टॉपिक है वो यहाँ पे फिनिश होता है। नेक्स्ट क्लास में आगे कंटिन्यू करेंगे। तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास।